हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी हब पर। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे ठीक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की ये जो क्लास है, ये क्लास है कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड की। आज की क्लास में हम एक कविता पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है भाषा एकमात्र अनंत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कविता को पढ़ेंगे, कविता का संदर्भ देखेंगे, प्रसंग देखेंगे और उसके बाद कविता की व्याख्या देखेंगे। मैं आपको यहाँ पर लाइन बाय लाइन कविता की पंक्तियों की व्याख्या बताऊंगी। अब आप लोगों को क्या करना है, रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, यहाँ पर समझने की कोशिश करना है। ठीक है, ऐसे तो याद करने के लिए कितनी चीजें याद करोगे और भूल जाओगे। अगर एक बार चीजें समझ ली तो समझने से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। उससे क्या होगा, आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर आप आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। उसके पहले क्या करना है, जल्दी से आप सबको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पढ़े। ठीक है, याद रखना ये हमारी यूपी बोर्ड स्पेशल क्लास है, यानी हम यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं की कविता पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों की जो कमेंट्स आ रहे हैं कि बिहार बोर्ड की बुक पढ़ाई या फिर कक्षा 11वीं और 12वीं पढ़ाइए, तो बच्चों मुझे सबकी कमेंट्स मिल जाते हैं। मैं कुछ समय बाद, जैसे ही हमारी यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं की क्लास होती है, उसके बाद हम बिहार बोर्ड स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कक्षा 11वीं और 12वीं। ठीक है, मतलब आपकी परीक्षाओं से पहले आपका सारा सिलेबस हो जाएगा। सो डोंट वरी, चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल के जो क्लासेस होती हैं उन सबको अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए तो आज की हमारी कविता है भाषा एकमात्र अनंत। ठीक है, जिसमें कवि ने हमें भाषा की महत्वता के बारे में बताया है। भाषा यानी हमारी हिंदी भाषा। भाषा कोई भी भाषा हो सकती है बेसिकली यहाँ पर, लेकिन बात करें मुख्य तौर पे तो ये हिंदी भाषा की बात हो रही है। ठीक है, और इसके कवि हैं कवि अशोक बाजपेयी जी। अब बच्चों, इस पाठ से आपको दो कविताएं थी, एक युवा जंगल और एक थी भाषा एकमात्र अनंत। लेकिन अभी आपका कोविड के कारण 30% जो सिलेबस है वो कम किया गया है, तो अब आपको इसकी एक ही कविता आनी है जिसका शीर्षक है भाषा एकमात्र अनंत। ठीक है, कवि हमेशा याद रखना अशोक बाजपेयी है। तो बच्चों, जब भी आप कोई कविता पढ़ते हो या कोई कहानी पढ़ते हो, आपको उसके कवि के बारे में या उसके लेखक के बारे में जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो क्या करना है, आपको अशोक बाजपेयी जी का जीवन परिचय पढ़ना है, जिसमें आपको उनका कवि का जन्म तिथि, कवि का जन्म स्थान, कवि ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं और साथ ही साथ कवि का हमारे हिंदी साहित्य में क्या योगदान था, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे शीर्षक है भाषा एकमात्र अनंत। तो कवि का कहना है कि भाषा जो है हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, लेकिन हमारी जो भाषा है वो शुरू से लेकर एंड तक हमेशा एक जैसी ही रहती है, अर्थात जो भाषा है वो अनंत है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत छोटी सी कविता है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, बहुत ध्यान से आपको सुनना होगा। ठीक है, क्या लिखा है, कवि अशोक बाजपेयी जी कहते हैं, फूल झरता है, फूल शब्द नहीं, फूल झरता है, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार, लोकती है उसे एक बच्ची। यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि जो भाषा है वो एक के बाद एक दूसरी पीढ़ी में चली जाती है। जहाँ पर यहाँ पर कवि ने कभी भाषा को फूल कहा है तो कभी भाषा को गेंद कहा है। कवि अशोक बाजपेयी जी कहते हैं कि फूल झरता है, लेकिन जो फूल है वो शब्द नहीं, शब्द कभी भी झड़ते नहीं है। एक जो फूल हो तो पुष्प होता है, पुष्प की भी एक आयु होता है, पहले वो कली बीज के रूप में होता है, फिर वो कली के रूप में होता है, फिर उसके बाद वो पूरी तरह से पुष्प बनता है। पुष्प बनने के बाद वो क्या होता है, एक वक्त के बाद मुरझा जाता है और एक तोड़ लिया जाता है या फिर मुरझा जाता है और उसका जो जीवन लीला है वो समाप्त हो जाती है। तो उसी के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि फूल तो झड़ता है, लेकिन जो हमारे शब्द होते हैं वो कभी झड़ते नहीं है, अर्थात हमारी भाषा के जो शब्द हैं वो कभी खत्म नहीं होते, उनका कोई अंतिम स्थान नहीं होता। जैसे फूल तो बनता है, उगता है, कली से फूल बदलता है, उसके बाद वो एक वक्त बाद मुरझा जाता है यानी समाप्त हो जाता है, लेकिन हमारे जो शब्द हैं वो शब्द कभी समाप्त नहीं होते, क्योंकि भाषा अनंत है। बच्चा गेंद उछालता है सदियों के बाद, लौटती है उसे एक बच्ची। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि बच्चा गेंद उछालता है, जैसे आप लोग देखते होंगे जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, कुछ भी खेल खेलते हैं, तो एक बच्चा है जो वो गेंद फेंकता है और दूसरा बच्चा उस गेंद को पकड़ लेता है। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि एक बच्चा कुछ बोलता है और सदियों के बाद दूसरा बच्चा उसको उसी बात को फिर से बोलना शुरुआत करता है, यानी भाषा की कोई सीमा नहीं है। भाषा कैसी है, अनंत है, हर एक चीज की सीमा होती है, एक दूरी की सीमा होती है।
वैसे ही भाषा की कोई सीमा नहीं है, भाषा अनंत है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। पहले आज हम कुछ बोल रहे हैं, हमारे दादा कुछ बोलते थे, परदादा कुछ बोलते थे, फिर उनके दादा परदादा कुछ बोलते थे। इसी तरह कवि कहते हैं कि बच्चा एक गेंद उछालता है, यानी बच्चा कुछ शब्द बोलता है और सदियों के पार उस गेंद को पकड़ती है कुछ बच्ची, यानी उसके जो शब्द होते हैं उसे कोई एक दूसरा बच्चा पकड़ता है। ठीक है, आगे इसका संदर्भ जानेंगे। क्या लिखा है संदर्भ में? हम बात करेंगे कविता कहाँ से ली गई है और कविता के कवि कौन है। अब जब भी आपकी परीक्षा में कविता की व्याख्या आती है तो आपको हमेशा संदर्भ प्रसंग सहित ही व्याख्या करनी होगी। ठीक है, क्या लिखा है संदर्भ? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भाषा एकमात्र अनंत शीर्षक कविता से उद्धृत है। यानी ये जो कविता है कहाँ से ली गई है? भाषा एकमात्र अनंत शीर्षक से ली गई है। इन पंक्तियों के रचयिता श्री अशोक वाजपेयी जी हैं। यह कविता उनके तिनका तिनका नामक काव्य संग्रह से ली गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कवि अशोक वाजपेयी जी की ये जो कविता है ये उनके काव्य संग्रह तिनका तिनका से ली गई है। बच्चों, इस तरह के प्रश्न कविता आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो कविताएं हैं ये कवि की किस काव्य धारा से ली गई हैं। तो ये कविता कहाँ से ली गई है? तिनका तिनका काव्य धारा। इस कविता का शीर्षक क्या है? भाषा एकमात्र अनंत। और कवि कौन है? अशोक वाजपेयी जी। और काव्य संग्रह कौन सा है? तिनका तिनका। ये बात, तीन बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम कविता का पढ़ेंगे प्रसंग। प्रसंग में हम बात करेंगे कविता में कवि ने हमें किन किन बातों के बारे में बताया है या फिर किन किन बातों का वर्णन किया हुआ। ये होता है हमारा प्रसंग। ठीक है, चलिए तो प्रस्तुत कविता पंक्तियों में कवि भाषा की विशेषता का वर्णन कर रहा है या फिर भाषा की महत्वता का वर्णन कर रहा है। उसका कहना है कि सब कुछ समाप्त हो सकता है लेकिन भाषा का अस्तित्व सदैव विद्यमान रहेगा। सदैव मतलब होता है हमेशा, विद्यमान मतलब स्थित होना। तो यहाँ पर लेखक अशोक वाजपेयी का कहना है। अब यहाँ पर एक बात और आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि लेखक कौन होता है? जो कहानियां लिखता है यानी जो गद्य खंड लिखता है वो होता है लेखक। जो काव्य खंड लिखता है यानी पद्य खंड लिखता है वो होता है कवि। तो यहाँ पर जब भी आप कोई कविता पढ़ते हैं तो कविता के कवि ही होंगे, कहानी के लेखक होंगे, रचनाकार होंगे, कविता के कवि होंगे। ठीक है, तो क्या है कि ये जो पंक्ति है इन पंक्तियों में कवि ने भाषा की महत्वता का वर्णन किया है। कवि का कहना है कि सब कुछ खत्म हो सकता है, हर एक चीज जो चीज बनती है वो उसका विनाश अवश्य होता है, लेकिन भाषा एक ऐसी है कि भाषा का अस्तित्व हमेशा विद्यमान रहेगा। मतलब हमेशा, पहले एक पीढ़ी बोलेगी फिर दूसरी पीढ़ी, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो भाषा है वो चली आ रही है। ठीक है, चलिए आगे की पंक्तियां कवि कहते हैं, बूढ़ा गाता है एक पद्य, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, भूगोल इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ। लेखक क्या कह रहे हैं कि एक बूढ़ा कोई पद्य गाता है, अर्थात सुना होगा कि कभी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा होगा कि उन्होंने क्या किया, उसे एक भाषा में लिखा। अब दूसरा बूढ़ा, दूसरा कोई हमारे बूढ़ा व्यक्ति यानी हमारे दादाजी नाना जी उसी पद्य को दोहरा रहे हैं, मतलब वो भी उस भाषा को बोल रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति उस भाषा को बोलता है और उसके बाद दूसरा, मतलब कुछ सालों बाद दूसरा भी उसी भाषा को दोहराता है। मतलब भाषा कैसी है? अनंत हो गई। भाषा की कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाषा की कोई एक्सपायरी डेट हो गई है कि नहीं भाषा तो अब इन्होंने बोल दी अब कोई और नहीं बोलेगा। जबकि क्या कहा है कि कोई एक व्यक्ति कोई एक काव्य कोई एक पद्य लिखता है तो दूसरा उसे दोहराता है कुछ सालों बाद। भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ। हमारे देश का क्या भूगोल है, हमारे देश का क्या इतिहास है, इन सब बातों से ऊपर किसी दालान, दालान मतलब होता है किसी कमरे का, जिसे आज हम लोग कहते हैं बैठक, या बैठक या फिर डाइनिंग रूम, तो पहले उसे दालान कहते थे। यानी ग्रामीण भाषा में, ग्रामीण परिवेश में हम उसे दालान कहते हैं। तो लेखक का कहना है कि जो किस प्रकार हमारे देश की जो भूगोल है, जो भौगोलिक घटनाएं हैं और जो इतिहास है, इतिहास से परे कोई व्यक्ति हमारे पूर्वजों के द्वारा लिखे गए दोहों को दोहराता है, उन दोहों को फिर से गाता है। अर्थात हमारी जो भाषा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ठीक है, ना बच्चा रहेगा ना बूढ़ा, ना गेंद ना फूल ना दालन, रहेंगे फिर भी शब्द, भाषा एकमात्र अनंत है। अब यहाँ पर लेखक अशोक वाजपेयी का कहना है कि एक वक्त बाद ना तो वो बच्चा रहेगा ना वो बूढ़ा रहेगा, क्योंकि बच्चा, बच्चे ने जन्म लिया है, जवानी में आएगा वो उसका, फिर उसके बाद वो आएगा अपना वृद्धावस्था में, तो बच्चा भी नहीं रहेगा। आपने सुना होगा कि जिस व्यक्ति का जन्म होता है उस व्यक्ति की मृत्यु भी होती है। कोई ऐसा तो है नहीं जो अमर पैदा हुआ हो।
अगर उसने जन्म लिया है तो मृत्यु भी होगी। तो एक वक़्त ऐसा आ जाएगा कि जब ना तो वो बच्चा रहेगा और ना तो वो बूढ़ा, जो कि दोहों को दोहराता है, और ना तो वो गेंद रहेगी, वो भी किसी पदार्थ की बनाई हुई होगी, वो भी एक वक़्त बाद खराब हो जाएगी, और फूल भी एक वक़्त बाद मुरझा जाएँगे, और ना वो दालान रहेगी, ना वो दलान रहेगी। मतलब कवि का कहना है कि प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं, जिनका निर्माण होता है, उनका विनाश भी होता है, लेकिन जो शब्द हैं, वो शब्द हमेशा ज्यों के त्यों रहते हैं, एज़ इट इज़ ही रहते हैं। तो रहेंगे फिर भी शब्द, ना एक वक़्त बाद बच्चा रहेगा, ना एक वक़्त बाद बूढ़ा रहेगा, ना तो गेंद रहेगी, ना ही वो फूल रहेगा, और ना ही वो दाल रहेंगे, रहेंगे सिर्फ़ शब्द, क्योंकि जो भाषा है, वो भाषा ही एकमात्र अनंत है। यहाँ पर लेखक बसुक बाजपेयी जी का कहना है कि जो भाषा है वो अनंत है, भाषा कभी खत्म नहीं होगी, भाषा हद सदैव हर परिस्थिति में विद्यमान रहेगी। लेखक, अब भाषा कोई भी भाषा, ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है, जो मैंने एक-एक लाइन बताई है, इस एक-एक लाइन को समझना है, और जब आपकी परीक्षा में ये कविता की व्याख्या है, तो आपको उसका संदर्भ भी लिखना है, यानी आपको बताना है कविता कहाँ से ली गई है, कवि कौन है। उसके बाद प्रसंग बताना है, कविता में कवि ने किन-किन बातों का वर्णन किया है। उसके बाद पूरी पंक्तियों की आपको व्याख्या करनी है, और उसके बाद उसका काव्य का सौंदर्य, यानी उसमें रस कौन-सा है, छंद कौन-सा, अलंकार कौन-सा है, ये सारी बातें आपको लिखनी होंगी, ठीक है? चलिए, तो मुझे उम्मीद है ये जो कविता है आपको समझ में आई होगी। चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, सारे दोस्तों के साथ लाइक करो, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको हिंदी में कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय-बाय, टेक केयर।